मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं बन तेरा, मैं तो तेरी सैया, है मेरा सैया, सैया, तू जो रूठे यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में, तुझे मैं ही गुम हो जाऊं, मैं तेरी आस में हो जाऊं, सैया। अरे तेरी तो ये पोलवा बेकार हो गया है बच्चों, पोलवा की तो चलो ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अड्डा हिंदी मीडियम क्लास 11-12। अड्डा हिंदी मीडियम क्लास 11-12 के इस फेवरेट से चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कल यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 2024-25 सत्र के लिए सारे सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया और ये देखते ही हम टीचर्स के दिमाग में एक चीज फटाक से खटकी कि वे सारे स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स का मॉडल पेपर सबसे पहले सॉल्व करा दिया जाए। और रात को 10 बजे ये चीज हमें समझ आई कि मॉडल पेपर आ चुका है और सुबह 8 बजे से हमने सेशन लगा दिया इस चैनल पे और लगातार बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आज सॉल्व करा दिए जाएंगे। सो एक बार फटाफट से सारे स्टूडेंट्स इस सेशन में जुड़ जाइए, सबको बुला के लेते आइए ताकि आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर सके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? नहीं, ऑटो पंचर नहीं हो गया था, हद्दी हो गई यार। मैं आके यहां बैठा हुआ था इसलिए क्योंकि दिक्कत यह थी कि पूनम मैम की क्लास चल रही थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी की भी क्लास किसी से डिस्टर्ब हो, है ना, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम कहां जाएं। फिर ये अजय देवगन की वो मूवी वाली हाल हो जाएगी, 2 मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल पे एक पैर और दूसरे पे एक पैर रख के ये स्टंट मारने वाला जो है वो सीन हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो वो तो हीरो है तो स्टंट कर लिया, आप तो हीरो नहीं है। गिरेंगे धड़ाम से तो ना केमिस्ट्री तैयार हो पाएगी ना फिजिक्स। तो ये चीज सोचने के बाद मैंने कहा कि मैम का सेशन एंड हो जाए, उसके बाद मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। तो भैया एक बार फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट कर दो और सारे बच्चों को बोल दो और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चले भाई, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर बच्चों ऑलरेडी मैंने एक दिन सॉल्व कराया था जिसको यूपी बोर्ड ने ऑलरेडी छाप रखा है, बट कोई ना, आज भी एक बार सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं ज्यादातर चीजें आपसे पूछूंगा और बहुत सारी चीजें आप सभी को आज के सेशन से सीखने को मिलेंगी। भौतिक विज्ञान का आज मॉडल पेपर होने वाला है क्लास 12th के लिए और यह मॉडल पेपर ऑफिशियली यूपी बोर्ड ने जारी किया है कि भैया ऐसे ही हमारा 2025 में पेपर आने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है पेपर। ठीक है, तो चलो भैया, क्लियर है बात बच्चा? तो चलो ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसमें देखोगे, क्या बोलते हैं, इस मॉडल पेपर में, तो प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको ऐसे करके पढ़ना है पेपर की, भैया पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं,
कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी, रणनीति एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में करने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे रास्ते दिखाएगी। परंतु अगर आप रणनीति से, स्ट्रैटेजी से नहीं चलते तो वही 3 घंटे का पेपर आपको 5 घंटे लगेंगे सॉल्व करने में। और अनफॉर्चुनेटली मुन्ना, तुम्हें 5 घंटे का समय कोई देगा नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 ही घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरी चीज कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने प्रश्न पेपर में दिए जाएंगे वो सभी करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। इसके अलावा इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 सेक्शन यानी 5 खंड आएंगे। खंड अ, ब, स, द और य, ये 5 खंड हैं। जो खंड अ है, पहला खंड बहुविकल्पीय टाइप का होगा, यानी इस सेक्शन के अंतर्गत, इस खंड के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे बहुविकल्पी होंगे और उसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। जो दूसरा खंड है, खंड ब, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। तीसरा जो खंड है ये लघुत्तरीय प्रश्न का प्रकार 1 है, इसके लिए 2 नंबर निर्धारित है। और चौथा जो खंड है द, वो लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रकार है, इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। पांचवा जो खंड है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है और इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। इस तरीके से आपको 5 खंडों के माध्यम से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। यह जो खंड य है, इसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे और चारों प्रश्नों में से अथवा करके एक और प्रश्न दिया जाएगा। उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, कहने का मतलब यही है। और लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, वैल्यूज, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं वहां से आप नकल कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमको प्लांक नियतांक का मान नहीं पता, क्लियर है बात, प्लांक नियतांक का मान अगर तुमको नहीं पता तो आराम से वहां से नकल आ सकते हो। अगर तुमको सी का मान नहीं पता तो वहां से नकल आ सकते हो। तो वो बोर्ड्स तुमको सहूलियत देता है कि ठीक है, चलो तुम जो है वो थोड़ा सा कमजोर आदमी हो तो हो जाएगा काम, ठीक है। बड़ी बड़ी प्यार से आज के मॉडल पेपर को डिजाइन करेंगे। जिसको जाना है वो जा सकता है, न जाने वाले को कोई रोका है, न आने वाले को कोई रोका है। तो जो जा रहा है वो जाए, निकलते रहे सीधे। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि बाय बाय सर मैं तो चला, तुम बाय मत कहो, सीधे निकलो और निकल के जाके रीले देखो, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेगा। 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर और 3 घंटे लिखने के लिए पेपर। टोटल 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर हो चुका। अब हम शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर को। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अरे मुझे पता है कि प्लांक नियतांक की वैल्यू तुम्हें पता है, परंतु जिन बच्चों को नहीं पता होता है उनके लिए बोर्ड देता है पीछे, मॉडल पेपर के पीछे देता है कि ठीक है तुम वहां से नकली आ सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला जो प्रश्न है बोर्ड का, खंड अ के तहत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। चलो बताओ जल्दी से, सबसे पहले आंसर किसका आता है, देखना दिलचस्प होगा। अरे जाकिया जाए चाहे कोई जाए, चाहे आप जाएं चाहे सब चले जाएं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अभिनव का वीडियो देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। तो वैसे ही मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि तुम रहोगे कि जाओगे, क्योंकि ना आने वाले को कोई रोका है, ना जाने वाले को कोई रोकेगा। जो आ रहा है उसका वेलकम, जो जा रहा है उसको भीड़ कम, कि भैया भीड़ कम करो, ऑलरेडी जीवन में बहुत लोग हैं, तुरंत फटाफट, लेट नहीं, तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, आंसर दो बच्चों। अरे सर आज तो एकदम मूड में लग रहे हैं। चलो भैया, तो मैक्सिमम बच्चे सी और डी के बीच में कंफ्यूज हैं। देखो भैया, जो वैद्युत फ्लक्स है ना, इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। और इस फॉर्मूले के तहत अगर तुम इसका मात्रक निकालना चाहो तो एक इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम,
और एक इसका मात्रक जो होगा वो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों मात्रक याद रखना। तो यहां पे न्यूटन के पद में मात्रक नहीं दिया गया है, केवल वोल्ट और मीटर के पद में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? शाबाश। पोल आज बिगड़ा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है। वो कह रहा है कि संडे है, मैं आराम करूंगा, मैं नहीं आ सकता सर। आप जो है वो परेशान है, आपको फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फर्क पड़ता है। पोल ने सीधे बहिष्कार कर दिया है भाई। ये कौन पोल लगा रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पोल में ये पूछ रहा है बचवा, ये ऑपरेटर साहब ये पूछ रहे हैं, तैयार हो आप सभी मॉडल पेपर सॉल्यूशन के लिए? तैयार कहां, वो सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर हैं। लगता है पोल लगाने वाला जो है वो अभी अभी सो के उठा है। डांट दूं क्या एक बार उसको? पढ़, सही पोल लगाओ बच्चों के लिए, गड़बड़ वाली बात। चलो भैया, अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और यू वेक्टर, ठीक है, से गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होगा? किसी भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q है जो गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। नो सर, आज से पोल नहीं चलना चाहिए। हाँ, उसकी तबीयत खराब है। वो कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्लास ले रहे हैं कि नहीं, बट संडे को मैं नहीं चलूंगा। संडे को पूरा दिन छुट्टी है मेरा। तो पोल भी जस्ट मना रहा है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है F बराबर QV साइन थीटा। सो यहां पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों का सी। सी 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 सी। बीबी कहने की उम्र में सी सी कहना पड़ रहा है मुन्ना तुम्हें। बताओ कैसे काम चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के क्रमशः वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश हैं, तब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा किधर होगी? करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर के रूप में दीजिए। हाँ देखिए, अब एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछे हैं ऑपरेटर साहब ने। सेशन को लाइक कर दिया आपने बच्चों? लाइक कर दिया? बताओ ऑपरेटर साहब को बताओ, लाइक कर दिया क्या सेशन को? और नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, ये गलत बात है। तुम लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कैसे काम चलेगा? बोलो। दगाबाजी करोगे? दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। सितम नहीं, दगाबाज हो तुम लाइक नहीं करने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारा लाइक तुम्ही को मुबारक। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कुछ इस तरीके से चलती हैं, कुछ इस तरीके से। ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश है ये y डायरेक्शन में चलता है, कुछ ऐसे, सॉरी कुछ ऐसे। और ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र सदिश है ये z डायरेक्शन में चलता है, कुछ ऐसे। और इसलिए इनका संचरण E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अनुदिश होता है, यानी कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत और E वेक्टर और B वेक्टर के भी लंबवत, यानी क्रॉस के रूप में। तो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अनुदिश होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत शानदार, बेहतरीन। चलो अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा देखना दिलचस्प होगा। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं।
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है? देखो बच्चों क्या दिया गया है आपको ये दिया गया है कि आपको जो है वो यहां पे 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, ये जो दो चीजें हैं ये आपकी लेंस की क्षमताएं दी गई हैं, और लेंस की क्षमता देके लेंस की संयुक्त फोकस दूरी पूछ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखना दिलचस्प होगा। बोलो जल्दी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्षमता निकाल दीजिए, P बराबर P1 प्लस P2 करके। तो P बराबर P1 का मान है 4 और P2 का मान है -2, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो P का मान 2 आया, तो कैपिटल F का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो 100/P होता है, तो 100/2 कर दो, 50 दूनी के 100, 50 बार में कट जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आएगा। और इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों और आंसर करो। एक धातु के पृष्ठ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित हो रहे हैं, फोटोन की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान कितना होगा? बताओ बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से आना चाहिए सारे बच्चों का, फटाफट। बहुत शानदार। अब अगर आप देखेंगे बच्चा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमेशा याद रखना कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो EV0 के बराबर होती है, या सीधे सीधे अगर लिखोगे तो Q इंटू V0 होता है। यानी आप देख सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान V0 के बराबर है, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जो है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या हो जाएगी, निरोधी विभव। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काटेंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा सीधे, बट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हालांकि वोल्ट के रूप में होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है, वोल्टेज के रूप में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में कितने संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं? तो इसके लिए मुन्ना एक मैंने ट्रिक भी बताई थी तुमको, और वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक ये थी कि P को हम कैसे लिखते हैं। तो P को लिखने के लिए एक बार उल्टा C बनाओ और एक खड़ी पाई खींच दो, बन गया P। तो P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए 2 बार उल्टा C लिखो और दोनों को सटा दो, तो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य, ठीक है, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो इस वजह से एल्यूमिनियम हम मिलाते हैं शुद्ध जर्मेनियम में अगर हमें क्या करना हो, पी प्रकार का अर्धचालक बनाना हो। ठीक है, ठीक है। ये जितने फ्री फायर खेलने के लिए बेचैन है ना, जिस दिन मैं अगर खेलने लगा फ्री फायर उस दिन सबको गोलियों से ऐसे भूनूंगा, ठीक है? तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हद्दी हो गई, फ्री फायर के पीछे ही पड़ गए हैं सब। दूसरे सेक्शन, इस तरीके से पहले सेक्शन की बच्चों एंडिंग होती है, और अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन बच्चों एक एक नंबर वाला है, ऐसे झट से सॉल्व कर दोगे, तुमको बस इसका आंसर एक एक लाइन में लिखते हुए चले जाना है। तो इस भी सेक्शन को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। जब बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये वाले सेक्शन के लिए, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय मत लेना, और इस सेक्शन के लिए 10 मिनट से ज्यादा समय मत लेना। बस ये, सर आपको सिंगर होना चाहिए था,
अब मैं क्या क्या हूं, मैं अकेला, इसीलिए तो MTRS कहते हैं बच्चे। अभी तो जिस दिन बच्चों तुम टॉप करोगे ना, उस दिन जो है वो मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। तुम सभी बच्चों को ऑफिस बुलाया जाएगा, यहाँ पे गुरुग्राम में तुमको घुमाऊंगा पूरा ऑफिस, और अपने रूम पे लेके जाऊंगा और वहां पे खाना स्पेशल बना के खिलाऊंगा। फिर आप कहोगे कि सर आपको तो सेफ होना चाहिए था, आप इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बस टॉपर बनने पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ की फ्री फायर खेलने पे। तेरी तो फ्री फायर खेलता है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो सर जी फ्री फायर वाले बोर्ड में फेल हो जाएंगे, नहीं फेल नहीं होंगे, थोड़ा सा जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दे लेंगे लास्ट के 10 दिन में, वो तो पास हो जाएंगे खींच खाच के। सिद्रा भी आई है क्या, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। खंड ब के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए। कौन कौन बताएगा, बोलो जल्दी से। विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक क्या होता है? तो हमेशा याद रखना दो चीजें होती हैं, वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता। जब भी विशिष्ट चालकता कहे तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका सूत्र तो मैंने यहां पे लिख दिया, और इसका मात्रक अगर लिखने पे आऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिश में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस तरीके से आप ध्यान लिख सकते हो। दूसरा बहुत प्यारी चीज कि दो समांतर तार अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक बताइए। तो दो समांतर धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F/L बराबर μ0/2 I1 I2 बटे में R इंटू एल, बटे में R, क्योंकि L तो आ गया है यहां पे। ये पूरी लाइन तुम लिखोगे पहले कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान। ठीक है, और नीचे फॉर्मूला लिख के पूरा ब्रैकेट में उसको बंद करोगे। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स और CUET दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भाई, इस न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या है? कौन सबसे पहले फॉर्मूला बताएगा? फॉर्मूला कौन बताएगा भैया? तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी, इसका मान आपको कमेंट करके बताना है। देखना दिलचस्प होगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्या आंसर दिया है। 1/2 Hc। ये राजेश ने आज एक सूत्र का इन्वेंशन किया है। सारे वैज्ञानिक अपना अपना सूत्र बनाते हैं ना, तो राजेश का एक सूत्र है 1/2 Hc²। इस वाला सूत्र को देख के तो कोई वैज्ञानिक भी शर्मा जाए भाई राजेश है। HV² वाला सूत्र कौन सा होता है? ये तो मैंने आज तक सूत्र नहीं पढ़ा है। ये कौन सा सूत्र तुम लिख रहे हो राजेश? पगला तो नहीं गए? और श्रेया इतनी बड़ी कॉपी बाज है कि राजेश कई मैसेज उठा के कॉपी करके लिख दी। शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। अरे माना ये ऑनलाइन क्लास है, बट थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। अवंतिका बहन, फॉर्मूला बताना है पहले। क्या 0 लगा रखा है? शगुन बताओ ये किसकी तरह कॉपी कर रही है?
श्रेया किसकी तरह कॉपी कर रही है बताओ? बट बताओ किसकी तरह कॉपी कर रही है? तो अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां पे हमें क्या दिया गया है? आर का मान दिया गया है 10 ओम और हेनरी एल का मान दिया गया है 10 हेनरी, क्योंकि हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है एच का सॉरी एल का, तो एल लिख दिया हमने। और वी का मान दिया गया है 50 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 LI²। ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप आंसर निकाल सकते हो। और अगर आप यहां पे ध्यान दो, यार मुझे हंसी मत दिलवाओ, हंसी आ जा रही है तो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखोगे तो I बराबर B/R अगर लिखते हो तो 50 और बटे कितना हो जाएगा? R का मान 10, I का मान हो गया 5 एम्पियर। अब I का मान 5 एम्पियर आई गया बच्चों, L का मान आपको पता ही है, तो U बराबर 1/2 L का मान 10 और इंटू I² करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से अगर काटोगे तो 2 × 10, 25 × 125 जूल। 125 जूल आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मिल गए 1 नंबर, मिल गए 1 नंबर मुन्ना। अब देखो ऊपर सत्यम दिया है तो उसका आंसर वह कॉपी करके फिर श्रेया लिख दी कि μ0 I/2πr। सुधर जाओ श्रेया, इतनी पिटाई होगी कि कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। कॉपी करने की भी एक हद होती है। तुम्हें खुद फॉर्मूला नहीं याद क्या? व्हाट गड़बड़ वाली बात। बच्चों सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करो। वर्षा, MTN खान, शगुन, राजेश, सत्यम, सिद्रा, सेशंस को मुन्ना शेयर करो, लाइक करो, तभी तो मजा आएगा। बहुत सारे एक तरीके से व्यूज ही व्यूज आएंगे। अरे सर फिर रोशन सर पॉपुलर हो जाएंगे, ठीक है। रोशन सर का जवाब नहीं रहेगा फिर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की जगह सारे जहां से अच्छा रोशन सर हमारे हो जाएंगे। हाँ ऑफिशियल का ही है सर, उसका कटिंग करके ला। ओके बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब देखो बच्चों, गर्मा गर्म चाय आ चुका है। और चाय कौन लाया है ये तो पता ही होगा आपको, मजाक से हटके, ठीक है। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, कॉपी बाजो, थोड़ा सावधान रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है? क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। कोई बात नहीं बेटा वर्षा, उसको मत आने दो। किसी दिन अगर बारी आएगी ना तो उसके ऊपर बरस जाना बस, कि बताओ तुम किस बात की दोस्त हो भाई, मैंने तुमको शेयर किया सेशन, तुम आ नहीं रही। किसी दिन तुम्हारे ऊपर बरस जाऊंगी तो हो जाएगा काम। देखो स्पेशल चाय आया है बच्चों। आजकल अड्डा मेहरबान हो चुका है टीचरों पे, अरे और रोशन सर के ऊपर कुछ ज्यादा ही। तो यहां पे अगर देखोगे तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है तो आपको पता है। देखो क्रांतिक कोण सबसे पहले लिखोगे और एक डायग्राम बनाना बच्चों, बेसिकली 2 डायग्राम। एक डायग्राम में तुम क्या करना, एक डायग्राम में मुन्ना तुम क्या करना, एक डायग्राम में तुम ये बताना कि जब भी प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है बात? तो अविलंब से क्या होती है मुन्ना? दूर हट जाती है। परंतु अब क्या हो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ा दे, यदि सघन माध्यम में मुन्ना आपतन कोण का मान काफी बढ़ा दे, इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, इतना बढ़ा दे कि ये जो अपवर्तित किरण है यह अविलंब से इतनी दूर हट जाए कि ये बिल्कुल इस तल को छूती हुई निकल जाए, यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। आई का मान सी के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लगता है कुछ तगड़ा ही एक्सप्लेनेशन दे दिया क्या? लगता है बच्चों जुकाम हो जाएगा, क्योंकि इतनी सुबह उठ के मैं नहा के नहीं आता और आज बोर्ड के पेपर के लिए आना पड़ रहा है। शाबाश, देखो आवंतिका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रही है। श्रेया ने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा, n इज इक्वल्स टू 1/sin c। और कोई? सर मुझे भूल गए क्या? मैं आपको भूल जाऊं रामनगरिया, ये हो नहीं सकता, और आप मुझे भूल जाएं, ये मैं होने ही नहीं देने वाला। कुछ ज्यादा हो रहा सर। क्या ज्यादा हो रहा? प्रशांत क्या ज्यादा हो रहा ये तो बताओ। क्लास ज्यादा हो जा रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, क्या लग रहा है? भाई ठंड के दिन में नहाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो कहो कि इस जमाने में इन्वेंशन हो चुका है, रॉड बन चुके हैं पानी गर्म करने वाला, गीजर आ चुका है, तो थोड़ा पानी आदमी गर्म करके नहा ले रहा है। सोचो हमारे पूर्वजों के बारे में कि भाई मतलब एकदम ठंडे पानी से नहाने में हद्दी। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, और आया भी होगा कभी, ठंड में पानी जो है वो और ठंडा हो जाता है और गर्मी में पानी गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों? बोलो, किसी को पता है क्या? ठंड में पानी बोलो, ऐसे पेड़ में बात नहीं करते सर आप, हद हो गई, कैसी बात कर रहे हो यार। मेरी क्लास हमेशा ऐसे ही होती है, मेरी क्लास हमेशा ऐसे ही होती है कि मैं बातचीत करके कॉन्सेप्ट पढ़ा के दैनिक जीवन में रिलेट करके पढ़ाता हूं। तुम सत्यम आओगे तब तो क्लास में, पेड क्लास में कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, उसमें मैंने कई एग्जाम्पल से तुमको समझाया। कैसी बात कर रहे हो यार? मेरे जो है वो मेरा ये तरीका ही नहीं है कि मैं मुंह बना के पढ़ाऊं। हमेशा खुश मिजाज रह के पढ़ाना मुझे काफी अच्छा लगता है, और इसीलिए ये चीजें करते हैं अपन। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या अगर इतनी है तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी? तो हमेशा याद रखना, बोर के कक्षा की त्रिज्या कक्षकों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, r समानुपाती n²। तो प्रथम और तृतीय का कह रहा है तो r1 बटा r3 बराबर n1 बटा n3 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत मुन्ना, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.53 दिया गया है और तृतीय की पूछ रहा है, और n1 की जगह पे प्रथम के लिए 1 और n3 की जगह पे 3 होगा, तो 1/9। अब 9 का गुणा करोगे तो r3 बराबर 29 27 के साथ हासिल 2, 9 5 45, 2 47 के साथ हासिल 4, 9 जो है 0 4, 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्या इतना आया है सबका आंसर? 4.7 आएगा ना, 4.77। आवंतिका बचवा 4.77 आएगा ना? शाबाश प्रशांत, वेरी गुड। अच्छा, ठंड के दिन में ठंड पानी से नहाने के बाद जो रिफ्रेशमेंट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो जो ठंड में गर्म पानी से नहाते हैं वो तो एक तरीके से ठीक है, काम चलाओ नहा रहे हैं, परंतु ठंड के दिन में, कड़ाके की ठंड में एक बार तुम अगर ठंडे पानी से नहा लो तो एकदम शरीर जो है वो झनक उठेगा, परंतु उसके बाद जो फीलिंग आएगी वो अलग ही लेवल की होगी। ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में आ गए। रिलेट कर पा रहे हो प्रशांत? सर आपसे मिलना है मुझे, कहां मिलोगे आप? इसी धरती पर,
एक शहर है गुरुग्राम, वहां पे। अच्छा, आप में से कौन से बच्चा दिल्ली के रीजन में है? कोई ऐसा बच्चा है क्या यहां पे जो दिल्ली से है? आप हो कहां से बच्चों, कहां कहां से मुझे देख रहे हो? जो दिल्ली से है वो तो आ सकता है ऑफिस, कल एक बहुत अच्छा प्लान भी है, बहुत बढ़िया प्लान है, तो अगर आना चाहते हो तो कल आ सकते हो, परंतु दिल्ली से दूर हो तो दिक्कत वाली बात है। कहां कहां से हो बच्चों आप? नहीं, आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए प्रशांत, क्योंकि ठंडे पानी से सुबह नहा लिए हो, अब दिमाग एकदम गायब सा हो चुका है, कुछ भी समझ सा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा होगा। बेटा बात करूंगा प्रशांत, अगर पेड क्लास में तो उसी 1 घंटे की ड्यूरेशन में मुझे सिलेबस भी खत्म करना होगा, तो अगर बात ही करता रहूंगा तो सिलेबस कब खत्म करूंगा, तुम ये भी तो सोचो। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, जबकि तरंग दैर्ध्य जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए त्वरक का जो आपका जी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो होता है 12.27 बटे में रूट में v। अब इसका मान 1 है तो इसका 1 में 12.27 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, आंसर आपका ये फॉर्मूला से आ जाएगा। ये लेमडा का मान पुट कर दीजिए 1 एंगस्ट्रॉम, तो जो वैल्यू आएगी वो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दीजिएगा। पाकिस्तान से हो तब तो बहिष्कार कर दिया जाएगा भाई, जो पाकिस्तान से हैं उनको बहिष्कार किया जाएगा, उनको पाकिस्तान वालों को मैं देखना नहीं चाहता मुन्ना, गद्दार हैं सब, गद्दार हमारे देश के। तो यहां पे अगर देखोगे बच्चों तो तीसरा खंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन 3। टोटल 5 खंड मॉडल पेपर में है, तीसरा खंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। तीसरे में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। एक मोटा 6 ओम का तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, इसके प्रतिरोध की गणना करिए। बच्चों सिर्फ फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बता दो कि करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी बताओ। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चों यहां तुम देखोगे, इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, अगर इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो यहां पे बहुत ही एक छोटा सा फॉर्मूला है। जब भी किसी तार को खींच के उसकी लंबाई को n गुनी की जाती है, n गुनी मतलब चाहे 2 गुनी करो, 3 गुनी करो, 4 गुनी करो, आधा करो, है ना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो नया प्रतिरोध होता है वो n² r के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बच्चों? n² r के बराबर हो जाता है। अब हम प्रतिरोध को लंबाई को दोगुनी कर रहे हैं, यानी n का मान दोगुना कर रहे हैं, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और गुणे पहले प्रतिरोध कितना था? 6, तो नया प्रतिरोध आपका 24 ओम हो जाएगा। नया प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? 24 ओम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक सतह पर अपवर्तन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन कोण बताओ, अपवर्तनांक बताओ। अपवर्तन कोण r का मान दिया है और डेल्टा का मान दिया है। करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना आपको बहुत जरूरी है।
सर मुझे फिजिक्स हार्ड लगती है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है मुन्ना। तुम डेली क्लास में आओ मेरे, फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने तो अभी तक यही सुना था यार केमिस्ट्री हार्ड होती है, तुमको फिजिक्स हार्ड लग रही है, इसका मतलब तुम डेली फिजिक्स के टीचर की क्लास में नहीं आते। शाबाश प्रशांत फिटनेस। चलो तो आप डेली क्लास में आओ, देखो मजा आ जाएगा फिजिक्स में। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है किस चीज का मान, अल्पतम विचलन को डेल्टा एम का मान दिया गया है 30 डिग्री, और यहां पे आपको अपवर्तन कोण आर का मान दिया गया है 30 डिग्री, दोनों का मान 30 डिग्री दिया है। परंतु दिक्कत यह है कि आर बराबर होता है ए बाई टू, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2r, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री और डेल्टा का मान 30 डिग्री, और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए बाई टू और बटे साइन ए बाई टू। तो अगर देखोगे तो n का मान आपको निकालना है, और साइन डेल्टा का मान है 30 डिग्री प्लस a का मान है 60 डिग्री बटे में 2 और बटे साइन 60 डिग्री बटा दो, तो ये हो जाएगा साइन 60 30 90 बटा दो 45 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 बटा दो 30 डिग्री का मान 1 बटा दो, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2/√2 इंटू √2 बटा √2, ये √2 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा आपका √2। √2 आपका करेक्ट आंसर आ गया। √2 किसका आया है, किसी का नहीं अभी तक, कैसे काम चलेगा। टॉप करोगी वर्षा, नंबर ही नहीं आएगा। तुम नंबर आने के बारे में मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम टॉप करने वाली हो। तुम डरो इस बात से कि अगर मैं टॉप जो है वो कर दूंगी तब क्या होगा, इस बात से डरो कि अगर मैं टॉप कर दूं तो क्या होगा। भाई सारे लोग बहुत चक्के हो जाएंगे कि कैसे वर्षा ने टॉप कर दिया, इसको तो फिजिक्स ही नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और रोशन सर की क्लास में डेली आते रहना चाहिए, चॉपर तो आप ऐसे ही बन जाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। देखो तुम हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस ना करो तो भी चलेगा, एग्जाम के 10 दिन पहले से अगर फ्लो बना दो तो वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। परंतु मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको तुम्हें प्रैक्टिस बहुत बार करनी है और लिख के प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है भाई, 60 डिग्री का मान ही तो √2 होता है ना। √2 60 डिग्री का मान कब से होने लगा भाई, तुम पगला वगला तो नहीं गए। 60 डिग्री का मान √2 कब से होने लगा। देखो कॉन्फिडेंस सत्यम जैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अगर होना है तो सत्यम जैसा होना चाहिए। जैसे कई दिन से सत्यम कह रहा था कि सर कहीं से मुझसे कुछ पूछिए, कहीं से भी पूछिए, कितने दिन से पेड क्लास में कह रहा था, और कल मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, सत्यम चारों खाने चित। अरे सर ये क्या पूछ लिया, ये तो तैयार ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन इस बच्चे ने कॉन्फिडेंस तो दिखाया। अरे ठीक है अभी एग्जाम दूर है तो फिर रिवीजन कर लेगा तो सत्यम को पूरी चीज फिर से रिकवर हो जाएगी। परंतु ये तो कह रहा है ना कि कहीं से भी पूछिए। कुछ बच्चे तो यही कहते हैं कि सर अभी तो रिवीजन ही नहीं किया, सर कोई चैप्टर ढंग से तैयार नहीं। अरे ये क्या मजाक है भाई, हद हो गई। इतने दिन से पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर तैयार नहीं तुम्हारा। तुम ये कहो कि पूरी बुक से पूछिए सर, ऐसा कॉन्फिडेंस रखो। भले से चारों खाने चित हो जाओ वो अलग बात है, परंतु कहो ये बात, क्योंकि जब कोई चीज तुम कहते रहते हो, एक्टिंग करते रहते हो, तो वैसे ही हो जाते हो। भाई जिम की याद मत दिलाओ यार प्रशांत, कई दिन हो गया है जिम गए, और जिम मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज है। जिम में नहीं जाता तो अच्छा नहीं लगता, परंतु आजकल लेजी बहुत हो चुका हूं मैं, परंतु स्टार्ट करना है। होने लगेंगे, डेरिवेशन होने लगेंगे। ठीक है चलो। अरे पता नहीं कहां से क्या पूछ लिए थे,
मैंने बस, अच्छा यहां पे कितने बच्चे बता देंगे उसका आंसर? मैंने कल पेड क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार के दूरदर्शी से चमकदार प्रतिबिंब बनता है? कोई बता सकता है यहां पे? ये बताओ, ये कहां से क्वेश्चन क्या हुआ? ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है भाई, प्रकाशिक यंत्र का क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, यही क्वेश्चन मैंने सत्यम से पूछा था कल, और सत्यम चारों खाने चित। अरे सर, ये कहां से क्वेश्चन पूछ लिया? बताओ, किस प्रकार के दूरदर्शी में चमकदार प्रतिबिंब बनता है? बताओ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। तो जो कार्बन 12 होता है ना बच्चा, कार्बन 12, इसके द्रव्यमान के, कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है, इसका 12वां भाग, 1/12वां भाग एक AMU कहलाता है। और एक AMU का जो मान है वो किलोग्राम में पूछता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻27 kg। और अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ दे तो एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों वैल्यू लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से, लघुत्तरीय प्रश्न के टाइप 1 के अंतर्गत। कह रहा है सरल सूक्ष्म सरल दूरदर्शी में। ये सरल दूरदर्शी क्या होता है भी? राजेश भी कह रहा है कि मैं बता दूंगा सर, राजेश भी चारों खाने चित। और कोई? बिल्कुल वर्षा, मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। मैं कह रहा हूं जुबान पे चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें, बस तुम 2 महीने या 1 महीने डायरेक्ट सेशन करना स्टार्ट कर दो। और देखो, राजेश का ही मैसेज हुआ कॉपी करके श्रेया लिख दे रही है। भाई चीटिंग की भी हद होती है श्रेया, वो गलत बता रहा है, तुम गलत ही चेप दे रही हो, सुधर जाओ। चमकदार प्रतिबिंब जो बनता है वो एक ही ऐसा दूरदर्शी है जिसमें बनता है, जिसको हम कहते हैं परावर्ती दूरदर्शी, रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप, जिसमें अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों लगा होता है। कितनी बार पढ़ाया है, बट फिर भी यही याद। कैसे काम चलेगा? थैंक यू, शुक्रिया वर्षा। और डेली आओगी? अब मैं वेट करूंगा कि डेली जो है वो आप सभी पढ़ने आएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, यहां पे एक चित्र प्रदर्शित है। इस चित्र में अमीटर A1 और अमीटर A2 ये 2 परिपथ में लगे हैं। यहां पे एक डायोड लगा है बच्चों, पीएन संधि डायोड। तो ऐसी कंडीशन में अमीटर A1 और A2 जो अमीटर हैं वो कितनी धारा मापेंगे अगर उनके प्रतिरोध नगण्य है और पीएन संधि डायोड आदर्श हो? तो बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर आप इतना हार्ड क्वेश्चन भी पूछे लिए मुझसे, यह हार्ड नहीं है मुन्ना। कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछने वाला था, लेकिन सत्यम एक ही क्वेश्चन में चारों खाने चित हो गया, तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई, उसको उठने में अब समय लगेगा। तुम कहो बच्चों तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ दूं तुमसे, तैयार हो तो बताओ? तैयार हो तो बताओ, जो बच्चे तैयार हैं वो बताओ। इस क्वेश्चन को देखो, तुम यहां पे देखोगे पीएन संधि डायोड का पी सिरा ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है और एन सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। तो ये वाला पीएन संधि क्या होगा? उत्क्रम अभिनत में होगा। जब उत्क्रम अभिनत में होगा तो ये अपने अंदर से धारा नहीं जाने देगा। जब धारा नहीं जाने देगा तो ये प्रतिरोध नगण्य माना जाएगा और यहां पे अमीटर में धारा 0 नजर आएगी। तो अमीटर A1 जो धारा दिखाएगा वो 0 दिखाएगा, और दूसरा अमीटर में अगर देखेंगे तो यहां से धारा जा रही है ऐसे। तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज 2 वोल्ट है, प्रतिरोध R है, तो I बराबर B/R होता है। V का मान 2, R का मान 5, सीधे सीधे आप कर लो, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो दोनों का आंसर आपने निकाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन जो मैं कल पूछने वाला था परंतु आज पूछ देता हूं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, सुनना मेरे प्रश्न को पहले बहुत ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कहां स्थित होता है, या तो नहीं सॉरी दूर बिंदु कहां स्थित होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कहां स्थित होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष है, जैसे मेरे अंदर बच्चों निकट दृष्टि दोष है, तो मेरा दूर बिंदु कहां होगा। करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। कहीं आवाज तो नहीं लड़खड़ा रही मेरी आवाज तो सही से पहुंची है ना तुम्हारे तक। अगर मेरी आवाज सही से तुम्हारे तक पहुंची है तो मुझे बताओ। अगर लड़खड़ा रही है मेरी आवाज तो मैं एक दो बार और बता दूं। बोलो। राजेश गोस्वामी का गलत आंसर, शगुन का गलत आंसर, और शगुन का ही जो है वो कमेंटवा उठा के श्रेया ने चेप दिया। श्रेया का गलत आंसर, वर्षा का गलत आंसर, और सबका गलत आंसर है लाइन से, किसी का सही आंसर नहीं है। 25 सेंटीमीटर के अंदर गलत आंसर। मैंने क्या कहा मुन्ना, ये यही तो है, यही है। ठीक है, सिद्रा बताएगी। सिद्रा बताओ, सिद्रा टॉपर है भाई। सिद्रा बताओ, झांको मत। मक्का मांजा सिद्रा कार्टून के अंदर से झांक रही है, जल्दी बताओ। तो तुम जरा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ मुन्ना, कि अगर हमारा आंख स्वस्थ है तो हम कहां तक देख सकते हैं। दूर बिंदु मतलब वह दूर से दूर तक की दूरी जहां तक हम बिना प्रेशर लगाए, बिना जोर लगाए आंख से देख सकते हैं। तो अगर हमारा आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो हम अनंत तक देख सकते हैं। ये बात मानते हो सभी? ये बात सभी मानते हो कि अगर हमारा आंख बिल्कुल सही है तो हम अनंत तक देख सकते हैं। परंतु अगर हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष हो जा रहा है, मायोपिया हो जाता है, तो हमें निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो सही दिखाई देगी परंतु दूर की चीजें सही नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो अब जो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत था, अब जब निकट दृष्टि दोष हुआ और दूर की चीजें दिखती ही नहीं है, तो वो दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर आ जाएगा। अनंत से शिफ्ट होके कम दूरी पर, तो अनंत से कम दूरी पे होगा। क्या कहोगे? अनंत से कम दूरी पर। क्लियर बात? ये चीज आपको याद रखना। और दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो चूंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं, निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, राइट? निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, तो अगर वस्तु को देखना है दूर दृष्टि दोष में तो और दूर ले जाना पड़ेगा। यानी दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। क्लियर है बात? प्रशांत, कई दिन हो गए यार, बॉडी क्या, बॉडी की तो लंका लगी पड़ी है, अब जिम जाऊंगा तब दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला सेक्शन बच्चों, चौथे सेक्शन पे आ गए हम। 5 सेक्शन आपके एग्जाम में पूछता ही है। खंड द, खंड द। मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, तेरी तो पिट के ही मानेगा क्या? या तो किसी दिन शलोनी पीट देगी या तो मैं पूछूंगा, पार्ट 1 से भी पूछूंगा, घबराओ मत। अभी बुक 1 से भी क्वेश्चन पूछता हूं। चलो, इस सेक्शन में विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करिए। डेरिवेशन, डेरिवेशन पे एक मैं वीडियो लाने वाला हूं बच्चों, जिसमें पूरे बुक 1 का टॉप 10 डेरिवेशन एक ही दिन करा दूंगा, पूरे बुक 2 का टॉप 10 डेरिवेशन एक ही दिन में करा दूंगा। तो ये भी समस्या आपकी समाधान हो जाएगी।
बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है कि डेल्टा ई बराबर माइनस डीवी बटा डीएक्स, ये वाला डेरिवेशन आपको करना। क्लियर है? और इसके बाद विभव प्रवणता, सबसे पहले विभव प्रवणता का परिभाषा और उसके बाद ये डेरिवेशन, टोटल 3 नंबर आपको मिल जाए। क्लियर है बात? ठीक है बच्चा, चलो अगर आप देखेंगे यहां पे तो अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग क्या होता है? एक ऐसा औसत वेग जिस औसत वेग से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में गति करता है जब उस चालक को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है। जब किसी चालक को एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है तो जो चालक के भीतर यादृच्छिक गति कर रहे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक औसत वेग से चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और इसी औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन अपवाह वेग। अपवाह वेग Vd और वैद्युत धारा I में संबंध स्थापित करिए। ये वाला I बराबर NeAVd, ये भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराया भी है ये डेरिवेशन। अब डेरिवेशन अगर कराने में बैठ जाऊंगा तो लग जाएंगे 2-3 घंटे, है ना ऑलरेडी। तो इसलिए डेरिवेशन का एक अलग से सेक्शन आएगा जिसमें हम डेरिवेशन कराएंगे, टॉप 10 डेरिवेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे है नहीं ये इंपॉर्टेंट, मतलब मुश्किल ज्यादा, आपको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे एक चालक बना देना है और इस चालक को ऐसे वोल्टेज सोर्स वाली बैटरी से ऐसे जोड़ देना है कुछ इस तरीके से, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर गति करने लगेंगे। अब आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है कि यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या मान लो n है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन v वेग से इधर से गति कर रहे हैं, तो डेल्टा t समय में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएंगे। तो यहां से यहां तक आने में तय की गई दूरी कितनी लगेगी, कितनी दूरी वो तय करेगा वो निकाल लेना है। इसके अलावा डेल्टा t समय में ये कितना आयतन घेरते हुए चालक में चलेगा, ये पूरा आयतन आपको निकाल लेना है। उस आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो निकालना है, और उस आयतन से संगत आवेश कितना होगा, उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेश कितना होगा, डेल्टा क्यू निकाल देना। और डेल्टा क्यू को अगर टी से डिवाइड कर दोगे तो आई का मान, धारा का मान आ जाएगा। सो आई बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू का मान जो तुम निकालोगे NeAVd डेल्टा टी, और बटे में टी करोगे डेल्टा टी, इससे ये कट जाएगा तो सीधे सीधे डेरिवेशन आपका NeAVd आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चा? चलो आगे चलें क्या? अच्छा, ये डेरिवेशन कौन कर देगा? यहां पे कौन ऐसा बच्चा है, यहां कौन ऐसा बच्चा है जो है कि सर मैं तो शेर हूं, तुम तो शेर हो भाई, तो तुम ये बताओ कि एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण समान वेग, समान विभवांतर से त्वरित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो पहली चीज इससे पूछा जा रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं का तुलना कीजिए। दूसरी चीज इसमें यह पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या अगर 10 है तो ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या बताइए। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर देगा वो शेर कहलाएगा। है कोई शेर? पहले इसके गतिज ऊर्जा की तुलना कह रहा है बच्चों, यानी आपसे क्या कह रहा है, आपसे यह कह रहा है कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, पहले क्या कह रहा है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण Kp रेशियो, Kd रेशियो, K अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। कौन है शेर? ये आपके CUET में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन है? यस सर, ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है। बेटा लड़कियां बोलती ही हैं, लड़कियों को चुप तुम नहीं करा सकते, तो उनके ऐसे हाथ जोड़ लो और कहो कि बोलिए देवी, देवी आप बोलिए, मैं सुनूंगा। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा सत्यम, परंतु जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें समझ आएगा। लड़कियों को कोई चुप नहीं करा सकता। एक घर में ही देख लो, पापा कभी मम्मी को चुप नहीं करा पाए, कभी करा पाए हैं? किसी के यहां ऐसा हो तो बताओ। हो ही नहीं सकता। एक आध एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हर जगह अपवाद है, परंतु ज्यादातर जगह पे तुम देखोगे तो तुम यही देखोगे कि पापा हाथ जोड़ लेते,
अरे गलती हो गई, भाग्यवान मान जाओ। तो देवियों को कोई चुप नहीं करा सकता, को भूलने दो। ठीक है, बेइज्जती नहीं है, ये सही बात कह रहा हूं मैं राजेश, हद्दी हो गई, ये बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। उनको बोलने दो, उनकी सुनो सिर्फ, ठीक है। नहीं, मैं, मेरे बस की ना है भाई, मैं हाथ जोड़ लूंगा सीधे। देवी आप बोलिए, मैं, मेरी हिम्मत चुप करा दूं मैं? इतनी हिम्मत कहां से आ गई मेरे अंदर, और कब आ गई? मैं नहीं चुप कराने वाला किसी को भाई, मैं कहूंगा बोलिए, मैं सुन रहा हूं ना, आप बोलिए। तो कहने का मतलब देखो, इस वाले क्वेश्चन को तुम बड़े प्रेम से सॉल्व कर सकते हो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है वोल्टेज के पद में, K बराबर Q इंटू V। तुम देखो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन बालक रो रहा है भाई, मैं चेक करूं। किसी का बालक आया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है जी, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है अगर, तो सीधे सीधे गतिज ऊर्जा का मान आवेश पर निर्भर करेगा। तो प्रोटॉन पर आवेश और ड्यूट्रॉन पर आवेश सेम होता है बच्चों, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है। तो जब इन दोनों पर आवेश सेम होगा तो इनका अनुपात एक संबंधे एक होगा, और जब इसका आवेश इन दोनों के आवेश का दोगुना होगा तो ये रेशियो 2 हो जाएगा। तो 1:1:2 हो गया। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा कि के अल्फा, के पी, के डी और के अल्फा का रेशियो होगा 1:1:2। क्लियर बात? चलो आगे चलें क्या? चलो बच्चा, दूसरा है, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r का मान 10 है, ये दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों, अगर r का मान 10 है तो ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के मान की त्रिज्या कितनी होगी? तो देखो बच्चों, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r बराबर mv बटा qb, ये आपको पता है ना? जी सर। और mv बराबर आपको पता है कि रूट में 2m/q_v होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर है बात? और यहां पे इसको अगर आप रूट में लिखना चाहें तो रूट में q²b² लिख सकते हैं। अब अगर इसको कस्टमाइज करोगे तो रूट पूरा आ जाएगा 2m/qv और बटे में q²b। तो अगर देखोगे एक q से एक q कट गया, और समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और समान वोल्टेज है, तो v और v भी खत्म। तो R1 या R किसका किसका तुलना कह रहा है? ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या। तो RD यानी ड्यूट्रॉन की त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? ड्यूट्रॉन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी m ड्यूट्रॉन और q ड्यूट्रॉन के, ठीक है। ठीक है बच्चों। और अगर अल्फा कण के बारे में बात करें तो R अल्फा कण की त्रिज्या m अल्फा और q अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो अगर इनका हम अनुपात निकालें तो RD बटे R अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कितना? MD इंटू M अल्फा और बटे में QD इंटू Q अल्फा। और इस स्थिति में आपको पता है कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर m है तो अल्फा कण का द्रव्यमान ड्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और अल्फा कण पर आवेश ड्यूट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो इस तरीके से वैल्यू रख के अगर आप कट करोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहां पे देखो, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना ऐसे,
तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अनुपात निकालोगे तो यहां पे चला आएगा कितना, ये देखो, अगर यहां अनुपात निकालोगे तो ऐसे चला जाएगा QD। तो अब देखो, अगर मान लो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है तो अल्फा कण का द्रव्यमान 4m, अगर अल्फा कण का आवेश 2q है तो ड्यूट्रॉन का आवेश q, q से q, m से m कट गया, 2 दूनी के 4, यानी अंडर रूट में 1/2, तो रूट में 1:√2 आपका आंसर आ जाएगा त्रिज्याओं का। ठीक है, 1:√2। और अगर यहां पे पथ की त्रिज्या 10 है तो इनके मार्ग की त्रिज्याएं आपको बतानी है। आराम से आप निकाल के बता सकते हो कि ड्यूट्रॉन की तो त्रिज्या 10 ही होगी, परंतु अल्फा कण की त्रिज्या रूट में 2 × 10 यानी 10√2 हो जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बेटा इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए आप अदर चैनल्स देख सकते हो, है ना। ये हिंदी मीडियम की पूरी क्लास है। क्लियर, बहुत बढ़िया। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया आज की क्लास जाएगी। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका जो है, अगला कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। बच्चों फैराडे ने कितने नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम दिए थे फैराडे ने? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे। जो प्रथम नियम है वो यही कह रहा है कि यदि किसी कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उस कुंडली से में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी होगा। इस के नियम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, न्यूमैन का नियम। और दूसरा नियम जो होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं लेंज का नियम। और लेंज के नियम की परिभाषा आप बड़ी अच्छे से लिखेंगे कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है, कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जहां से वह स्वयं उत्पन्न होती है, जहां से वह स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इस तरीके से 3 नंबर आपको, 3 की 2 एक बार ट्राई देख लेते हैं। हाँ, 3 नंबर इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी है, आराम से आप निकाल सकते हो। यदि पर्दे को वस्तु से यानी बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी d का मान दिया गया है, और किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किया गया है, यानी लेंसों के बीच की दूरी a दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में फोकस दूरी ज्ञात करिए। विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो, F बराबर d² - a² बटे 4a। आराम से वैल्यू रखो, 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे में 4 × 20, आंसर आ जाएगा आपका। फोकस दूरी आपको निकालना है, दोनों का मान दिया गया है, फॉर्मूला में बस पुट करो, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर आपके सामने। अब हम चलते हैं आगे की तरफ मुन्ना। अब आई थिंक हाँ, अब अपना अलग एक अलग वाला सेक्शन आ गया। नहीं, अभी एक और है क्या? ये कौन सा खंड है भाई? ये आई थिंक अलग खंड आ गया। इसमें देखो 2 चीजें दी गई हैं, क और ख वाले में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। क वाला जो कह रहा है वो कह रहा है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या करिए। देखो बोर ने ये क्या बोलते हैं, चुंबकत्व का जब परमाणुीय मॉडल देखा गया तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते थे।
कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनको अगर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता था तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित होते थे। इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा गया। राइट, ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से आकर्षित होते थे। आकर्षित उन पदार्थों को कहा गया अनुचुंबकीय पदार्थ। और कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्ट्रांगली, बहुत ही तेजी से मैग्नेटाइज हो रहे थे, उनको कहा गया लौ चुंबकीय पदार्थ। इन तीनों का अच्छे से वर्णन करना है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो सारे के सारे परमाणु हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत होता था, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते थे। ठीक है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में ऐसा नहीं हो पाता था, इसी वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित होते थे। अब इन चीजों का एक्सप्लेनेशन के बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है, यानी v का मान √3 गुना है किसके? क्षैतिज घटक के। ऐसे तो नति कोण का मान कितना होगा? नति या फिर नमन कोण का मान जो होता है वो होता है v/h। v का मान जो है वो √3h है और बटे में h हो गया। अब √3 बच्चों tan किसका मान होता है, जरा कमेंट में बताओ। tan किसका मान √3 होता है? कौन बच्चा बताएगा? tan किस चीज का मान √3 होता है? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत जबरदस्त लाइव क्लास आज की होती हुई चल रही है। तो अगर आपने रवि सर की क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता है कि tan 60 का मान √3 होता है। सर tan से tan कट गया, थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, यानी वो नमन कोण कितना होगा, वो नति कोण कितना होगा? 60 डिग्री। सत्यम, हद्दी हो गई यार, मतलब ठंडे पानी से नहा लिए हो क्या सुबह सुबह? ठंडे पानी से सुबह सुबह तो नहीं नहा लिए, ये तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुम 30 डिग्री कह रहे हो बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है मुन्ना, बहुत बढ़िया। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मजा आ रहा हो। चलो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं कि या तो तुम ये करो या तो तुम ये करो। तुम्हें आसान कौन लग रहा है बच्चों, मुझे बताओ। इन दोनों न्यूमेरिकल्स में सबसे आसान न्यूमेरिकल तुम्हें कौन लग रहा है? बोलो जल्दी से। एक ट्रांसफार्मर वाला है और एक जो है वो आपका प्रत्यावर्ती धारा वाला है। एक में आपको दो चीजें निकालनी है और इसमें थोड़ा बड़ा प्रोसेस करना है। बोलो जल्दी से, बोलो। तो आसान यही है भैया, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा इससे। इसमें आपको पता है क्या क्या कहा है? इसमें पहले तो आरेख बनाने के लिए आपको कहा है LCR परिपथ का, उसके बाद प्रतिबाधा, उसके बाद अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी लिखना है, उसके बाद आपको वोल्टेज का मान, प्रतिघात का मान दिया गया है, प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो परिपथ की प्रतिबाधा भी निकालनी है और प्रत्येक के सिरों के बीच वोल्टेज भी निकालनी है। जबकि इसमें केवल परिणामन अनुपात और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज निकालना है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कम समय इसी में लगेगा, तो जिसमें कम समय लगे उसमें कूद पड़ो, तो इसमें कूद पड़ो। तो पहला चीज कह रहा है परिणामन अनुपात, और कुछ तो नहीं कह रहा ना? नहीं, तो चलो भैया इसमें परिणामन अनुपात। परिणामन अनुपात हमेशा आपको पता है फेरों की संख्याओं का अनुपात होता है। R बराबर NS/NP। NS का मान 400 है, NP का मान 100 है, परिणामन अनुपात का मान 4 आ गया, R का मान 4 आ गया। पहला चीज हमारा सॉल्व। दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज का मान बताओ। तो NS/NP बराबर होता है बच्चों VS/VP। तो NS/NP का मान है 4 बराबर VS का मान आपको निकालना है और VP का मान कितना है बच्चों? किसी को पता है क्या? प्राथमिक कुंडली के सिरों पे 120 वोल्ट का वोल्टेज है,
तो यहां पे 12 चौक 48, VS बराबर 480 वोल्टेज आ जाएगा। हो गया सॉल्व, मिल गया 3 नंबर। तो इस तरीके से आपको जांचना भी है बच्चों कि देखो जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं उसमें सबसे कम समय कौन सा लगेगा। एग्जामिनर को यह नहीं पता कि आप तेज बन रहे थे, आपने ये किया, जो ज्यादा मुश्किल सवाल था ये किया। एग्जामिनर ये देखेगा कि सही किसने किया है। भले से तुम ये छोटे से वाले न्यूमेरिकल ही सॉल्व करो, क्योंकि इसके लिए भी 3 ही नंबर है, इसके लिए भी 3 ही नंबर है। जो आसान हो उसको करके फटाक से आगे बढ़ जाओ। अरे प्रशांत तुम जिम चले जाओ भाई, यार तुम्हारा जिम छूटा जा रहा है। 12 बजे से तुम्हारा जिम था, 12-15 पे भी क्लास में हो। जिम से ज्यादा क्लास ही पसंद आने लगी क्या तुमको? जिम से ज्यादा क्लास ही पसंद तो नहीं आने लगी? कह रही है श्रेया की कुछ एमसीक्यूज करा दीजिए, सीयूईटी वालों के आना सफल हो जाएगा। वाह, सीयूईटी वालों को ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ के सफल नहीं हुआ का आना, मक्का पागल वागल ही हो गई हो क्या? ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, कह रहा है आपसे क्या कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत लिखिए। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया जिसमें सारे के सारे समीकरणों को उसने बताया। जैसे गॉस का समीकरण उन्होंने ये बताया कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर वैद्युत संबंधित गॉस का नियम इतना होता है। चुंबकीय संबंधित गॉस का नियम जो होता है वो 0 होता है, जबकि फैराडे का जो नियम होता है d∅dt होता है। परंतु एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है वो जो होता है वो मैक्सवेल ने ये बताया कि μ0 I नहीं होता है, IC + ID होता है। और यही चेंजेस एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम कहलाए। और ये सारे समीकरण को मैक्सवेल का समीकरण भी कहा गया, संशोधित समीकरण इस तरीके से। और मैक्सवेल ने यह कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं और उनके संचरण की दिशा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, तरंगों के समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। सबसे पहले, अगर 2 तरंगे समान आयाम और आवृत्ति के एक साथ एक ही दिशा में एक ही माध्यम में चलते हैं, तो अगर ये दोनों तरंगे एक दूसरे से समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं तब तो समपोषी व्यतिकरण होगा। परंतु ये तरंगे अगर एक दूसरे से विपरीत कला में अध्यारोपित हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर तो विनाशी व्यतिकरण होगा। दूसरी चीज, दूसरा शर्त, ये पहला शर्त था। दूसरा शर्त यह है कि किसी भी माध्यम में किसी भी पॉइंट पर समपोषी व्यतिकरण होगा तब जब दोनों तरंगों के मध्य कालांतर 2m पाई होगा। कितना बताया था? समपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना बताया था? पाई बराबर 2m पाई। और विनाशी व्यतिकरण के लिए 2 तरंगों के मध्य कालांतर 2m - 1 × पाई। यह होना चाहिए शर्त, तभी समपोषी और विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए 2m - 1 × पाई और समपोषी व्यतिकरण के लिए 2m पाई। थ्योरी काट रहा है मुझे सर, काटेगा ही काटेगा। इसीलिए थ्योरी से नफरत करने वालों सिंपल मेरी बात सुन लो। थ्योरी से नफरत करोगे, एक क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के दे दिया, ये रोशन सर पूछ दिए, चारों खाने तुम चित हो जाओगे। तुम हमेशा एक बात याद रखो, जो चीज मजा देती है ना कोई भी फॉर्मेट में, वो खतरनाक होती है। एमसीक्यूज से मजा आ रहा है ना, वो खतरनाक साबित होगा तुम्हारे लिए। सिर्फ एमसीक्यूज पे ही नहीं टिकना है, थ्योरी भी पढ़ना है। जैसे रील्स देखने में बड़ा मजा आता है तुमको, कि वो रील ही देखते रहोगे तो फिर गए काम से, दिमाग इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो इसलिए रील्स भी देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग वीडियोस भी देखो। रोशन सर की क्लास में 1 घंटे टिके भी रहो ताकि वो अटेंशन स्पैम बना रहे आपका, वरना 1 मिनट कहीं टिक नहीं पाओगे।
थ्योरी काट रहा है और जब मैं क्वेश्चन तुमसे क्रॉस पूछ दे रहा हूं तो तुम भाग खड़े हो रहे हो, ये चारों खाने चित हो जा रहे हो। अरे बोर्ड का पेपर नहीं दोगे, कॉन्सेप्टवा तो तुमको आएगा ना सीयूईटी में। कंप्लीट 12th का सिलेबस है। क्या विनाशी व्यतिकरण की शर्त नहीं आ सकती सीयूईटी एग्जाम में? क्या ट्रांसफार्मर का ये फॉर्मूला नहीं आ सकता सीयूईटी एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब रहना चाहिए। क्लास तो वही है ना, हद्दी पचा दिए एकदम। थ्योरी काटे मत, थ्योरी को एंजॉय करो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसीलिए मैं, अच्छा तुम देखे हो यहां डेरिवेशन कराते हुए मुझे? मैं कह रहा हूं कि डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जो बोर्ड्स के लिए होगा, और कराया भी है कई सारे डेरिवेशन। मैं देखता हूं रील्स, परंतु लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी देखता हूं। सब मिक्स रहना चाहिए, एक चीज पे एडिक्टेड नहीं रहना चाहिए। मेरी बात ध्यान से तो सुन नहीं रही शगुन तुम। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। अब गॉस प्रमेय क्या होता है? गॉस प्रमेय यही कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में अगर कोई आवेश है तो इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स भी होगा, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये गॉस का प्रमेय कहता है। कितना होगा? 1/ε0 गुना होगा। और इसकी सहायता से एक डेरिवेशन करना है जिसमें एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है और इससे कुछ दूरी पर, मान लो r दूरी पर, यहां पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यहां पे एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं और यहां पे उससे रिलेटेड फ्लक्स निकालते हैं, और एक बार जो है वो गॉस के प्रमेय से रिलेटेड फ्लक्स निकालते हैं। इसकी तुलना कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो फॉर्मूला आता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। तो या तो ये वाला डेरिवेशन कर दो और परिभाषा लिख दो, या तो ये वाला डेरिवेशन कर दो या परिभाषा लिख दो। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो फॉर्मूला होता है ε0 A/d - t+t/k। ज्यादा आसान मेरे हिसाब से ये है। लेंथ दोनों की सेम ही बैठ जाएगी, परंतु ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें एक परिभाषा लिखना है और एक छोटा सा डेरिवेशन कर देना है। परंतु इसमें क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद उसका डेरिवेशन तो करना ही करना है। चूंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको सारे के सारे स्पेशल कंडीशंस भी लिखने होंगे कि अगर प्लेटों के बीच सिर्फ वायु हो तो क्या होगा, अगर प्लेटों के बीच पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तब क्या होगा, और अगर प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई धातु का प्लेट रख दिया जाएगा तब क्या होगा। यह सारा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करिए, और अंतिम प्रतिबिंब अगर डी पर बने तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है इसका ये सूत्र कैसे आएगा, या फिर विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप की व्याख्या करिए। ज्यादा आसान कौन है? ये दोनों क्वेश्चन बुक 2 का है, ये भी बुक 2 का है और ये भी बुक 2 का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ज्यादा आसान ये है क्योंकि इसमें आपको किरण बनाने में ही चारों खाने आप चित हो जाएंगे। 2 लेंसेज बनाने हैं, एक बार प्रतिबिंब आपको नेत्रिका के पहले बनाना है और नेत्रिका के पहले जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका एक उल्टा प्रतिबिंब आपको बनाना है नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। वैसे भी बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सही है क्योंकि डायग्राम वो अच्छे से बना पाते हैं। परंतु प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का अवरोध से टकराकर मुड़ जाने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। और सिंगल स्लीट से जो विवर्तन होता है उसका आप आराम से चित्र बना सकते हैं कि भैया यहां पे अगर हम तरंगाग्रों का विभाजन करेंगे ऐसे, तो यहां से आने के बाद जो तरंगाग्र जो होगा वो कुछ इस तरीके से यहां पे आके पॉइंट पर लगेगा, और इसके बीच में एक हम लेंस भी लगाते हैं, उत्तल लेंस, जो इस तरीके से किरणों को
क्या कर देता है, बीचों बीच फोकसित कर देता है। तो बीचों बीच जो आपका उच्चष्ट बनेगा उसको केंद्रीय उच्चष्ट कहेंगे, और उसकी दोनों तरफ क्रमशः तीव्रता कम होते हुए विवर्तन प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। यह है आपका केंद्रीय उच्चष्ट, केंद्रीय उच्चष्ट, और यहां से आप इसको थीटा मान के पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहां पे है एक सोर्स, लाइट का सोर्स, जहां से लाइट की रेज जा रही है, ये रेज है, ये समतल तरंगाग्र है, ये है आपका लेंस। क्लियर? फ्राउनहाउफर विवर्तन, सिंगल स्लीट के द्वारा विवर्तन का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। विवर्तन के लिए जो झिर्री का आकार होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ये भी पॉइंट आप मेंशन करेंगे। या फिर आप ये बना दीजिए, दो लेंसेज बनाइए, उसके बाद उसका अपवर्तन करा के किरणों का पहला प्रतिबिंब नेत्रिका से पहले बनाइए, और उस नेत्रिका के पहले जो प्रतिबिंब बना है वह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, उससे किरणों को पीछे हटाएंगे तो आराम से यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा पूरा का पूरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फॉर्मूला हो जाएगा -BO बटा UO 1 + D बटा FE, और इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करो। इसके अलावा ये वाला देखो, या तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक आपको जो है वो न्यूमेरिकल दिया गया है, और या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, और ये हार्ड इंपॉर्टेंट नहीं, हार्ड, इसमें काफी सारा वर्क आपको करना है। दो इक्वेशन दिया है, उन दोनों इक्वेशंस में आपको आंकड़ों के तहत ये बताना है कि कौन सी ऊष्मा छेपी और कौन सी ऊष्मा शोषी है, और ऊष्मा का आपका संबंध 11 से ही टूटा पड़ा है। 11th अगर अच्छे से पढ़े होगे तब यहाँ पहचान भी पाओगे, और केमिस्ट्री में थोड़ी पकड़ मजबूत होगी तो यहाँ पे आपकी हेल्प हो पाएगी। परंतु यहाँ आप न्यूमेरिकल के तहत, और न्यूमेरिकल जहाँ आता है वहाँ नंबर नहीं कटते, तो यहाँ आपके नंबर कटने की संभावनाएं कम है। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्सर्जित होगा, कहां तक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है, और लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान आपसे पूछ रहा है। तो दोनों को बड़े आसानी से हम करते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था, निम्नतम अवस्था मतलब बच्चों, निम्नतम अवस्था मतलब क्या, निम्नतम अवस्था मतलब मूल अवस्था हम कहते हैं उसको। निम्नतम अवस्था मतलब मूल अवस्था हम उसको कहते हैं, यानी कि E1 मूल अवस्था मतलब n = 1 E1 की बात हो रही है, और 13.6 मूल अवस्था के लिए है। और NV ऊर्जा स्तर जो होता है वो किसका होता है बच्चा, बताओ, NV ऊर्जा स्तर किसका होता है? बोल भाई। तो NV ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना N ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो ऐसी कंडीशन में NV ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और माइनस पहली ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बराबर के अंतर के बराबर ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन NV ऊर्जा स्तर से मूल अवस्था में आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप देखोगे तो En बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो डेल्टा E और प्लस E1। डेल्टा E का मान कितना दिया है, 12.75। तो En बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12.75। और पहली यानी मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में है 13.6, तो माइनस में 13.6 करेंगे। अगर इसको घटाएंगे तो 12.75 में से 13.6 को घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? खाना खा लूं सर, अभी आ रहा हूं। खा लो, खाना खा लो, मैं भी क्लास करा के खाना खाऊंगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है।
घटाने पे कितना आएगा? तो सीधे सीधे देखो ना, यहां पे अगर घटाओगे तो 0.85 आ जाएगा, और चूंकि ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ई एन बराबर क्या होता है? माइनस में 13.6 बटे में एन स्क्वायर, फॉर्मूला ई एन, एनवी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस 13.6 बटे में एन स्क्वायर होता है, और माइनस में 0.85, माइनस से माइनस कट गया, एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.6 बटे में 0.85। अगर इसको काटोगे तो 8 3 के 24, 8 1 में 8, 16 बार में कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर बराबर 16, तो n बराबर 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन चौथी ऊर्जा स्तर तक उत्सर्जित होगा। यहां पे पूछ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर तक उत्सर्जित होगा हाइड्रोजन परमाणु का, तो वो चौथी ऊर्जा स्तर तक उत्सर्जित होगा। कहां तक? चौथी ऊर्जा स्तर तक, क्योंकि n का मान आ गया। अब दूसरी जो चीज पूछ रहा है आपसे वो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो बहुत टीचर्स आपको नहीं कराएंगे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो यहां देखो, यहां कह रहा है कि लाइमन और लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो चीज कह रहा है कि लाइमन की दूसरी रेखा, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा, तो लाइमन श्रेणी कब बनती है? जब कोई भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 में संक्रमण करता है, तो जो श्रेणी बनती है उसको हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो लाइमन के लिए n1 का मान तो फिक्स होता है कि 1 होता है, ठीक है, और n2 का मान 2 से स्टार्ट होता है। तो पहली रेखा 2, दूसरी रेखा 3, तो n2 का मान 3 हो जाएगा। सर दूसरी रेखा कह रहा है ना बेटा, मैं जानता हूं दूसरी रेखा कह रहा है, परंतु n2 का मान स्टार्ट किससे होता है? 1 के बाद 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक रख सकते हो। तो पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो दूसरी रेखा के लिए n2 का मान 3 होता है, तो इसलिए n2 का मान हमने 3 लिया। और अब आप तरंगदैर्घ्य का मान निकालने के लिए 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करिए, आंसर आपके सामने होगा। तो यहां पे हो जाएगा 1/λ बराबर r, 1/n1 स्क्वायर का मान 1 और 1/n3 स्क्वायर का मान 9, तो ये हो जाएगा 9 1 में 9, 9 और माइनस 1, सॉरी 1 9 9 9 9 और में से 1 गया 8, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर 8 r बटा 9, तो लैम्डा बराबर 9 बटा 8 r। अगर r का मान रखना चाहे 1.097 10⁻7 तो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ सकती है, परंतु यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य निकाल ली। अब हमारा लास्ट एक चीज बचता है कि बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो बामर के लिए मैंने बताया था बच्चों, चलो भाई कल जो मेरे से क्लास किए थे पेड क्लास में, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि या तो तुम 12th का विजेता बैच ले लो या तो CUET का हमारा कोर्सेज ले लो, है ना, तुमको पूरी चीज पढ़ाई जाएगी। कल ही मैंने एक चीज पढ़ाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम परसों पढ़ाया था और सारी बातें इन डिटेल में बताई थी। तो आपको अगर हमारे किसी भी बैचेज से जुड़ना है, चाहे CUET की चाहे 12th की, तो अड्डा की वेबसाइट पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो थोड़े थोड़े चीज के लिए स्टूडेंट चूक जाते हैं, परंतु अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको चीजें एकदम डिटेल में समझ आएंगी और टाइम भी काफी मजेदार बीतता है वहां पे। UG/PG एंट्रेंस एग्जाम CUET हिंदी मीडियम, 12th के स्टूडेंट हो तो इस पे, CUET के स्टूडेंट हो तो ऊपर। और यहाँ पे एक विजेता बैच क्रैश कोर्स के रूप में मिल रहा है, बहुत कम प्राइस है। बाई नाउ पे क्लिक करो, यहाँ यूज करो Y765 और अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई करोगे 699 में विजेता मिल रहा है आपको, जिसमें कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बामर श्रेणी के लिए बच्चा बताओ, तो हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर दूसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऐसी कंडीशन में जो विकिरण उत्सर्जित होगी उसकी वर्णक्रम को हम बामर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो N1 बराबर तो फिक्स होता है बामर श्रेणी के लिए 2, परंतु N2 बराबर 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो पहली रेखा बामर श्रेणी की 3 पे आएगी, 3 से आएगी, चौथी रेखा दूसरी रेखा 4 से आएगी। तो N2 का मान, चूंकि दूसरी रेखा की ही तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो N2 का मान 4 हो जाएगा। समझ आया 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दूसरी रेखा क्या पूछ रहा है, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा 4 से आएगी,
तो यहाँ पे आप n2 की जगह पे 4 लिख लो, और 1/λ बराबर r, 1/2 का स्क्वायर 4 और 1/4 का स्क्वायर 16। 16 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 4 चौको 16, 16 एक में 16 यानी 3r/16। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 16/3r। और इस तरीके से आपका बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य भी आपने निकाल दी। तो ये 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके लिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर नहीं घटेगा अगर आपने ये प्रोसेस अपनाया है तो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपके नंबर नहीं कटते, थ्योरी में कटते हैं। तो कोशिश ये करना कि न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। क्लियर है बात? जी हाँ, n2 बराबर 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा। पहली रेखा 3 से, दूसरी रेखा 4 से, तो दूसरी रेखा पूछा है इसलिए n2 का मान 4 लिखा है। शाबाश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का, ये देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये दोनों पूछा, ये दोनों बुक 2 का क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड के अग्र दिशिक यानी अग्र अभिनति और पश्च दिशिक यानी कि रिवर्स वॉइस अवस्था का परिपथ आरेख बनाइए और दोनों अवस्थाओं में अभिलाक्षणिक वक्र बताइए, या फिर इन दोनों में से कोई एक करना है। पीएन संधि डायोड क्या होता है और परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए, निवेशी निर्गत वोल्टता के तरंगों के रूपों में दर्शाइए। ये थोड़ा हेक्टिक और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और ये आसान क्वेश्चन है। हालांकि दोनों में डायग्राम आपको बनाना है, परंतु ये ज्यादा आसान है तो हम इसको पिक करते हैं। कर इसको भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करना। पहले तो आपको पीएन संधि डायोड के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद से आपको हाफ वेव रेक्टिफायर यानी ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां एक डायोड लगा दिया, यहां पे जो है वो आपने इसका जो है वो आउटपुट दे दिया, और यहां पे एक अन्योन्य प्रेरण की सहायता से क्या कर देंगे, यहां पे इनपुट दे देंगे कुछ इस तरीके से। ये बन गया आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। तो ये और इसमें फिर आपको कार्यविधि समझाना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये डायोड अग्र अभिनत में होगा, दूसरे में ये माइनस ये प्लस, तो ये उत्क्रम अभिनत में होगा। पूरी चीजें दुनिया भर की लिखनी पड़ेंगी, परंतु अगर आप इसको समझाएंगे तो सबसे पहला हेडिंग आपको डालना पड़ेगा अग्र दिशिक। और अग्र दिशिक में क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक संयोजन करना पड़ेगा कि एक परिपथ में अगर पीएन संधि डायोड है, इसका पी सिरा ये है, एन सिरा ये है, तो किसी भी परिपथ में पीएन संधि डायोड का पी टाइप क्रिस्टल अगर धन सिरे से और एन टाइप क्रिस्टल ऋण सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं अग्र दिशिक। और अग्र दिशिक में अगर हम वीआई ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके से ये प्राप्त होता है। यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान अपने आप बढ़ता जाएगा। क्लियर? और अगर हम उत्क्रम अभिनत यानी पश्च दिशिक की बात करें, तो अगर पीएन संधि डायोड को किसी भी वैद्युत परिपथ में ऐसे जोड़ा गया है बच्चों कि इसका पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, तो इसको हम कहते हैं दूसरा पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत। और इस अभिनत में जो आपका ग्राफ बनता है V और I के बीच में वो कुछ इस तरीके से बनता है। कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाओगे धारा का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहता, परंतु एक टाइम पर आके जब इसका मान इतना मैक्सिमम हो जाता है कि संधि का पूरा सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर मुक्त हो जाएंगे और एक तेजी से धारा परिपथ में बहेगी। इसको हम कहते हैं उत्क्रम अभिनत का वीआई ग्राफ। और इस तरीके से हमने पूरा दोनों को समझाया, दोनों का परिपथ आरेख बनाया, दोनों की अवस्था हेतु अभिलाक्षणिक वक्रों को भी समझाया, इसको भी। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर है। कैसा लगा ये मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन मुन्ना, तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। मजा आया आज के मॉडल पेपर में बच्चा? पूरा ऑफिशियल मॉडल पेपर है ये। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं अपने मन से बता रहा हूं। ये सब यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, यह यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। योगी महाराज नमस्ते। यहाँ पे पाठ्यक्रम ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आओगे अगर, तो पाठ्यक्रम के नीचे मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ फिजिक्स का मॉडल पेपर आपको दिखेगा, और नया वाला जो है वो इंग्लिश वाले में है।
तो ये देखो 2024-25 यही वाला मॉडल पेपर था कि नहीं, तुम देख के बताओ। यही वाला मॉडल पेपर था ना। ये देखो फ्लक्स का मात्रक, E क्रॉस B वाला, ये विद्युत चुंबकीय तरंग वाला, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला, एल्युमिनियम वाला, विशिष्ट चालकता का सूत्र वाला, ये डायग्राम वाला, A1 A2 वाला उसके बाद विभव प्रवणता वाला। यही एकदम सेम टू सेम मॉडल पेपर मैंने कराया है आपको, जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे था। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए, लास्ट में मैं दिखा भी देता हूं। देखो विवर्तन वाला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन, पीएन संधि वाला क्वेश्चन। तो बस आपको अब लास्ट में करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड और किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी इस बार सबसे ताकतवर होगी पूरे यूट्यूब के इतिहास में। आप ये नोट कर लेना कि रोशन सर ने क्या कहा है। इसकी पीडीएफ चाहिए बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। उस कम्युनिटी को अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे बच्चों हमने पूरा का पूरा कम्युनिटी बना दिया है और बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाओ ताकि ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सलूशन आपको मिल जाए और आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहो। आपकी पूरी हेल्प हम करते रहें। जिन भी बच्चों को विजेता बैच से जुड़ना है, जो क्रैश कोर्स है जो कि 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो आप विजेता बैच में ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूजिंग द कोड Y765 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। Y765 कोड यूज करके अगर आप विजेता बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको पैसे बचेंगे, आपके डिस्काउंट मिलेगा। सर पेपर कहाँ मिलेगा? यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सोल्यूशन सहित चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कम्युनिटी का, डाउनलोड करो और कम्युनिटी ज्वाइन करो, फिजिक्स हिंदी टॉक्स वाली। ठीक है, ये आपको मैं भेज दूंगा। तो चलो भाई, आज की क्लास में बच्चों इतना ही। शुक्रिया ये क्लास देखने के लिए और मजा आया। आज का पूरा मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया और आपकी तैयारी को बेस्ट बनाया।